हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चले भाई, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पता होगा कि आपका लॉकडाउन 2 जिसे सरकार कह रही है और आप भी कह रहे होंगे, तो उसे 31 जुलाई तक कर दिया गया। और आप सभी को पल पल की खबर पता होगी, तो आपको उसके हिसाब से पता है कि 31 जुलाई तक कम से कम कोचिंग तो नहीं खुलेंगी, ना ही स्कूल कॉलेज खुलेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता है क्या क्या नहीं खुलना है। तो यानी हम और आप 31 जुलाई तक ऑफलाइन बैचेज में फिर नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी पहले आती है और ज़िंदगी जीने का हौसला होना चाहिए, वो हमारे और आप दोनों के अंदर है। और सोचो कि एक कैसी परिस्थिति है। अच्छा है, ये भी एक अनुभव है कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने घर पे बैठकर हमको टीवी पर देखेंगे और हम अपने घर के अंदर बोर्ड टांग कर आपको पढ़ाएंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं। अपने अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वो आप कर ही रहे होंगे। लेकिन हाँ, तैयारी से कोई समझौता मत करिए, क्योंकि दुनिया और ज़िंदगी एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपने रोल को निभाना ही पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये पता है कि आप अपने एसएससी की साइट को प्रतिदिन चेक किया करें। यूपी SSSC लखनऊ अधीनस्थ को देखें। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी PSC को देखिएगा। और इसके अलावा एक दो और इम्पॉर्टेंट साइट उनको चेक करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इस बीच में आ रही। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई वैकेंसी निकल जाए। अब तो वक्त ये है कि वैकेंसी आपको कहीं की भी हो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन के दायरे में आती है और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके के, तो आप उसे ज़रूर भरिए, बिल्कुल देरी ना करें। अब देखिए, अभी CGL की लगभग 8,500 के आसपास पद आने की संभावना है। और बाकी आप राजस्थान वगैरह से कई पद निकले हैं, यूपी PCL का निकला हुआ, आप उसको देखिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसे डालिए। बाकी अब मैं सीधे आता हूं अपने पॉइंट पर। तो अगर हम लोग बात करें, आज से अपना एक नया टॉपिक हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, LCM और SCF। हर बार की तरह डियर स्टूडेंट्स, इसका PDF हमने आपके टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज इस पर भी उपलब्ध करा दिया है। और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन, वहाँ पर भी उपलब्ध है। आप सारे लोग मेरे साथ जुड़े हो। उसकी साथ ही साथ मैं प्रतिदिन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ, तो जो भी हमारे मित्र इसमें नए होंगे वो जाकर के क्लिक करेंगे, तुरंत उनको PDF वहाँ से मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी को नहीं मिलती PDF, तो वो कमेंट में अपने नंबर सहित हमें लिख दे कि उसे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसे पर्सनली ग्रुप में जोड़ दूंगा और साथ ही उसे PDF दे दूंगा। और एक छोटा सा परिवर्तन और कर रहा हूं मैं, एक बार कंप्लीट PDF आज हमने डाल दिया आपके लिए। इसके अलावा जिस दिन वीडियो में जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक एक पेज का PDF भी प्रतिदिन देते जाएंगे, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो क्वेश्चन लेने में। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने में कितना समय वेस्ट हो जाता है और आपका समय बचे, इसलिए ये सब मैं लिख देता हूं कि कम से कम इसका लिखने का समय होगा तो मैं सीधे आपको समझाते हुए आगे बढ़ा लूंगा। बात तो वही है, टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। तो आइए हम सब आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, LCM और SCF। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे आप सरलीकरण जब मेरे साथ पढ़ रहे थे तब भी आपने देखा कि इसमें हमें आवश्यकता होती थी LCM लेने के लिए। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय तथा कार्य, वहाँ पे आप देखना पहले सवाल से लेके अंतिम तक हम लोग कहीं न कहीं LCM के मेथड से ही प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके आगे पढ़ाएंगे नल और टंकी, वहाँ पर भी LCM मेथड का ही हम प्रयोग करेंगे, सभी विधियों से बेहतर होगा वो। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि LCM को ज़रा बारीकी समझिए, ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को लेकर के हम आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें मैं आपको 80 सवाल कम से कम खुद कराऊंगा। जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इतनी चीज़ों कर लेंगे तो आपके पास ये PDF पहुंचा होगा पूरा कंप्लीट, आप डाउनलोड कर लेना। ये आपका है टॉपिक LCM एंड SCF होगा। और आइए चलिए आज चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं ज़रा इसकी कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो पहले हम आपको लेकर के लगभग 23 से 24 सवालों में तो नियम सिखाएंगे, उसके बाद आपके कॉम्पिटिशन वाले सवालों की शुरुआत होगी। तो चलिए भाई, जो भी हमारे मित्र नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं, बातें हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं अपने इस टॉपिक की, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्त्य, शब्द सही समझना, एवं महत्तम समापवर्तक।
याद रखना कि समापवर्त की इंग्लिश होती कॉमन मल्टीपल और समापवर्तक की होती कॉमन फैक्टर। यहां पहले आप एक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बाकी जब मैं एक डिटेल क्लास आपके लूंगा फाउंडेशन मैथ्स वाली तो उसमें एक एक चीज बहुत ही स्लोली चलेगा, बहुत डिटेल में चलता, आपको पता भी होगा। उसमें हम हेल्पमेट सीट, प्रैक्टिस कार्नर सारी चीजें करेंगे। पहले एक बार आप अच्छी तरीके से फ्लो में आ जाइए, गणित की सारी चीजों को जान लीजिए, इसलिए मैं फोकस बैच वाली मैथ को आपको कंप्लीट करा रहा हूं। तो मेरे भाई यहां पे अब जरा समझ लीजिए आप, तो आपने कहा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा तो टेंशन नहीं लेना, इसी को आप शार्ट में कहते हो LCM या LCM या लासा। एक बात और याद रखना कि ऐसा कोई भी प्रश्न जहां पर लिखा होगा न्यूनतम, कम से कम, सबसे छोटा या छोटी, ऐसे हर प्रश्न में वो कहे ना कहे आपको LCM लेना होगा। इसी प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, मासा, यानी नॉर्मली आप देखें तो अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखा गया अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ी, ऐसा कोई भी शब्द जिसका मतलब है अधिकतम, वहां निकालना रहेगा महत्तम। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यहां पे एक बात हमने बनाई है, आपके लिए लिखा भी है, HCF के नए नाम, न्यू नेम ऑफ HCF। HCF के 3 नए नाम हैं, GCD, GCM, HCF। हमारे आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस बात को जानते भी होंगे, और जो हमने आपको बिल्ड कॉन्फिडेंस वाली सीट दी PDF में, उसमें कई जगहों पे GCD लिखा होगा, तो आप परेशान मत होना कि ये क्या है, आइए समझ लें। वास्तव में GCD का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCM का है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, HCM का हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो कभी कभार जो हमारे रेलवे वगैरह के मित्र हैं उनके यहाँ पे GCD नाम से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सो याद रखना ये भी HCF के नाम है। ये बात तो हो गई कि वास्तव में LCM और HCF क्या है इनके बारे में। अब जरा मैं आपको ये समझाऊंगा कि वास्तव में ये कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त किसे कहेंगे और समापवर्तक किसे कहते हैं। इन दोनों बेसिक शब्दों को आप पहले समझिए मेरे साथ कि वास्तव में ये क्या होंगे। इसके बाद हम आपको LCM निकालना सिखाएंगे तीनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका, डिवीजन मेथड और एग्जामिनेशन मेथड। इसके बाद आपको सिखाऊंगा दशमलव संख्याओं के LCM कैसे निकालोगे आप, दशमलव के बाद फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले कैसे निकालेंगे, फिर पावर वाले LCM कैसे निकलेंगे, फिर यही सेम चीज हम रिपीट करेंगे आपके लिए HCF में। तो फिलहाल चलिए 2 शब्दों को यहाँ सीखिए। पहला शब्द होगा आपके लिए कि ये समापवर्त क्या होता है, तो इसे समझो कि ये समापवर्त आपका है कॉमन मल्टीपल। अगर यहां कॉमन मल्टीपल की बात करता हूं क्या है, तो चलिए जवाब देता हूं। इसको समझा लेने के बाद तुरंत आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये समापवर्तक क्या होगा, यानी इसकी इंग्लिश है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब ये क्या होंगे, देखो मेरे भाई, अगर कॉमन मल्टीपल का मतलब एक तरह से टेबल यानी पहाड़ा, फैक्टर यानी गुणनखंड आपका है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने आपके लिए 3 नंबर ले लिए, यहाँ पे सपोज करो कि हमने एक ले लिया 10, 12 और 15। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10, 12 और 15 के आप हमें कॉमन मल्टीपल बता दो। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे कहना कि वे संख्याएं जो कि दी गई इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उनमें से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या को कॉमन मल्टीपल या समापवर्त कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास। बात यह है कि आपको वो संख्या बतानी है जो 10, 12, 15 सभी से एक साथ कट जाए। तो थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर डालिए, वैसे भी इस वक्त आपका माइंड बहुत फ्री है। तो आपको सबसे पहला नंबर मिलेगा कौन, 60। मल्टीपल मतलब अपनी बात, पहाड़ा पढ़ो मेरे भाई। 60 मिल गया तो यानी 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। तो 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 इत्यादि डॉट डॉट। ये जितने नंबर आप देख पा रहे हो ये 10, 12, 15 के कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल। और डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो सबसे छोटा हो उसे ही कहा जाता है LCM। तो यानी अगर आपने समापवर्त जान लिया तो जानो LCM क्या है। इतनी परिभाषा दे देना कि समापवर्त्यों
तो समापवर्तियों में जो सबसे छोटा हो उसे एलसीएम कहते हैं। क्यों भाई, समझ आई बात? अर्थात आप ये समझिए, अभी एलसीएम निकालने का तरीका सिखाऊंगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि अतः 10, 12, 15 का एलसीएम। तो जरा हमें ये बताइए आप कि इनमें सबसे छोटा है कौन? 60 है, तो आंसर क्या होगा? 60। कैसे निकला भी आगे सिखाऊंगा। तो यहां पे एक बात याद रखना कि जो एलसीएम होता है वो सदैव दी गई संख्याओं में से किसी के बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। एलसीएम सामान्यतः हम लेते किस लिए? ताकि हर को बराबर करके हम अपना कैलकुलेशन आराम से कर सकें, इसलिए लेते मेरे भाई। साथ ही याद रखना, आगे चल के मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको कि जीरो और नेगेटिव नंबर का एलसीएम नॉट डिफाइंड होता, निकालना संभव नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, चैप्टर में आगे डिस्कस करूंगा। तो ये हो गई आपके पास कॉमन मल्टीपल और एलसीएम की डिफिनेशन। चलिए जरा समापवर्तक की बात कर देता हूं। समापवर्तक के लिए मान लिया कि यहाँ एक संख्या 24 है और एक 32 मैंने ले लिया। अब इसका सीएफ बताना है, यानी यूं समझ लीजिए इसी का जस्ट उल्टा ये होगा। यानी आप देखिए, अगर ऐसे दो शब्द लिख दूं, एक जगह पीटा और दूसरी जगह लिख दूं पिटा, तो बताओ कोई अंतर है? बिल्कुल जी हाँ, पीटा और पिटा। तो ये पीटा ही कहलाता है एलसीएम और पिटा ही कहलाएगा एचसीएफ। अपने लिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं भाई, गणित पढ़ रहे हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। अब जरा देखो 24 और 32 आ गया। अब यहां पे बात यह है कि आखिर इसका कॉमन फैक्टर कौन होगा। सवाल ये था, ये जिनको काट दें वो कॉमन मल्टीपल, और जो आके उल्टा इन्हीं को काट दे वो कॉमन फैक्टर होगा। जरा सोचो, यहां बात यह है कि आखिर कौन कौन इसे काट सकता है। तो सबसे पहले मैदान में कौन आएगा? 1, फिर 2, 4, 8। क्या और कोई बचा? नहीं मेरे भाई। तो ये सारे नंबर से ये कट जाएगा, इस नाते 1, 2, 4, 8, 24 और 32 के कहलाएंगे कॉमन फैक्टर। ये हो गया आपका, यानी कह सकते हो कि जो संख्याएं दी गई संख्याओं को पूर्णतः आकर विभाजित कर देंगी, उनमें से प्रत्येक को कहा जाएगा समापवर्तक या कॉमन फैक्टर। और इसमें जो सबसे छोटा है वह एलसीएम। तो तय हो गया, यहाँ उल्टा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो अगर आपको एचसीएफ या जीसीडी की डिफिनीशन जानना है तो आप इतना कहना कि समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो उसे एचसीएफ कहते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हमें 24 और 32 का एचसीएफ आप जरा बता दो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 8 है। 8 चौक आपका 32 होगा, 8 त्रिक 24, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 8। तो आपने क्या समझा कि एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा हमने सिर्फ बताई और कुछ भी नहीं बताई, और इतनी सी बात कही है, एलसीएम दी गई संख्याओं में से किसी के बराबर या बड़ा होगा, एचसीएफ दी गई संख्याओं में से किसी के बराबर अथवा छोटा होगा। और एक बात है, जीरो और माइनस का ना तो एलसीएम निकलेगा ना एचसीएफ निकलेगा। कैसे, आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे। अब अगर मैं आपको ये दोनों परिभाषा बताने के बाद आगे बढ़ाऊं, तो अब ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये एलसीएम निकालने के आपके पास मेथड क्या होंगे। मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके सिखाऊंगा, जो आपके समझ में आएगा आप उसका प्रयोग करिएगा। समझने की बात यह है कि जिसमें हमारा समय कम लगता हो, वो बेशक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, तैयार करनी पड़े, ये इशू नहीं है। इशू सिर्फ इतना है कि हमारा जो स्पीड लगे, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कराए मेथड, वह मेथड ही अच्छा है हमारे पास। तो चलिए भाई, अब हम आपके लिए जरा एलसीएम के लिए पहले ये बता दूं कि मेथड ऑफ एलसीएम। तो अगर मैं यहां पे मेथड की बात करूंगा तो मेथड ऑफ एलसीएम, डियर यहां मेथड ऑफ एलसीएम में मैं आपके लिए तीनों मेथड की जरा चर्चा कर लेता हूं, एक सवाल डिस्कस कर लेता हूं। एक आप सबका कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम आपके लिए नया शब्द नहीं है, आप इसे जानते हो।
ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। एलसीएम के लिए बेकार है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, एक मेथड है इसलिए बता देता हूं। दूसरा हमारा होता है डिवीजन। तो डिवीजन मेथड, अब अगर यहां डिवीजन मेथड की बात करूं तो ये अच्छा रहता है आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड क्या होगा। चलिए डिवीजन मेथड के साथ तीसरा मेथड एग्जामिनेशन मेथड, रूल फॉर एग्जामिनेशन। अगर मैं यहाँ एग्जाम मेथड की बात करता हूँ यानी परीक्षा विधि की, तो तय हो गया कि आपका एक ही लक्ष्य है, परीक्षा को पास कर लेना बस। अब यहाँ पे अगर परीक्षा को पास करने की बातें करता हूँ तो ठीक है, आपको ये दोनों मेथड विशेष तौर पे ध्यान में रखने होंगे, ये तो समझ लो, भूल जाना। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपकी बुकलेट का पहला सवाल ले लेता हूँ, इसी के बहाने तीनों मेथड जरा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 4, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 4, 8, 12 के एलसीएम क्या होगा, तो देखो ये तीन मेथड में से मैंने कहा कि आपको ये दोनों तैयार रखनी है, ये तो बस कर दो छोड़ दो। यहाँ पे 4 का फैक्टर आप सभी को पता है 2 दूनी 4 होगा। 8 का फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, बोलो भाई। 12 का करोगे तो 2 दूनी 4 3 12 आएगा। यानी चाहे जो नंबर होगा, सबसे पहला काम ये होता है कि हम दी गई संख्याओं का फैक्टर कर लेंगे और एक ही तरह का फैक्टर जहां पे सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको लेंगे, अन्य जो बच गए उनको लेके सभी का आपस में गुणा कर देंगे। इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम कहलाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 2 यहाँ 2 बार आया, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी लग रही है, 3 लग रही है। तो 100 लिख देना, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब किसी 2 वाले को आपको नहीं लेना है, तो एक थर्ड नंबर कौन बचा, 3 बचा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 24। इसका मतलब हुआ कि 4, 8, 12 के एलसीएम 24। चलिए इसी सवाल को इस मेथड से लगाऊं। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड का प्रयोग करूं तो 4, 8, 12 मैंने लिख दिया। अब अगर ये 4, 8, 12 मेरे पास आ गया, डिवीजन मेथड में सबको एक साथ सजा लिया जाता है कि आइए आइए मेहमान जी, आप तो भगवान के समान हैं, और बड़े प्यार से 4 1 9 4, 4 दूनी 8, बोलो 4 3 12। फिर इसके बाद आप इसे 2 से काट सकोगे तो ये 1 1 3 होगा। फिर 3 से काटोगे तो 1 1 1। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात बतानी थी कि एलसीएम का मतलब ही होता है कि जो कट करके लास्ट में सब 1 1 हो जाता हो, फिर जो जो डिवाइजर है यानी जिस जिससे आपने भाग दिया उसी का गुणा कर देना, आपका एलसीएम आ जाएगा। इसलिए एलसीएम बराबर यहाँ से करना 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर करेक्ट आंसर 24 हो गया। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम लोग प्रतियोगी हैं, तो आगे हम लोग इतनी नौटंकी नहीं करेंगे, सीधे ऐसे कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 त्रिक 24 आंसर। ये सारी लाइनें नहीं लिखनी है, अभी मुझे बेसिक समझाना था इसलिए बता दिया, क्योंकि बेसिक जिसका क्लियर होगा फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा, ये आप सभी जानते हो। चलो अब यहाँ पे देखो तीसरा मेथड क्या होगा। अगर तीसरे मेथड की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास नंबर क्या, बोलो 4 8 12। यहां पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी अंक छोटे छोटे बहुत सारे हों तो आप मेरे एग्जाम मेथड को लगाना, लेकिन जब अंक बड़े हों और ज़्यादा हों तो डिवीज़न मेथड को लगाना। यानी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, हर हाल में हमें अपना फ़ायदा देखना होगा, तभी हम कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना यहाँ उम्र कब बढ़ जाए पता भी नहीं चलता। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखो कि यहाँ एग्जाम मेथड की मैं बात करता हूँ। अगर इस एग्जाम मेथड के बारे में बात करूंगा तो जैसे 3 नंबर मेरे पास दिए गए, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन से, एक बार बोलो तो 12 होगा। पहाड़ा आता है 12 का, जी हाँ बिल्कुल। जिसको पहाड़ा आता है उसके लिए ज़रा बेहतर है, जिसको पहाड़ा बिल्कुल भी नहीं आता तो गणित उसके लिए तो वैसे भी मुश्किल है, थोड़ी सी काम तो करना चाहिए। और अगर पहाड़े में दिक्कत हो तो मैं बता देना, किसी दिन एक बढ़िया सा मेथड सिखाऊंगा, फटाफट आपको बिना याद के याद हो जाएंगे सारे के सारे टेबल।
फिलहाल यहां देखता हूं, तो जो सबसे बड़ा नंबर उसको ऊपर लेना भैया। ये n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितना गुना। जैसे आप पढ़ते हैं ना 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, ऐसा। इसके लिए मैंने लिख दिया। बाकी जितने नंबर बचे उसको नीचे लिख देना, किसी का कोई रोल नहीं है। बस एक काम आपको करना है, 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, इतनी बार, कितनी बार, बस 4 8 से कट जाए इतनी बार। तो 12 का 1 12 का नंबर 12, लेकिन 12 क्या 4 से कटेगा? जी हाँ, 8 से नहीं, तो एलसीएम नहीं होगा। अगर मैं 12 में 2 का पहाड़ा पढ़ दूं तो बोलो 12 दूनी 24, तो 24 4 से कटेगा? जी हाँ, 8 से कटेगा, यही आपका एलसीएम होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि डिवीजन मेथड और ये दोनों बहुत अच्छे हैं। जब आपके पास अंक बड़े बड़े हो जाएंगे तो बड़े नंबर का टेबल आपका तैयार नहीं होगा, तो आपको भाग विधि का प्रयोग करना होगा। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, हमें अपना काम जल्दी से करना है। जब डिजिट छोटे होंगे, ज़्यादा होंगे, टाइम एंड वर्क वाले सारे सवाल, नलटंकी वाले, उस समय हमारा ये मेथड आपके लिए बहुत सक्सेस रहेगा। तो आप दोनों को अच्छे से सीख लीजिएगा। और ये तीनों विधि आपके सामने कंप्लीट हो गई। अब जरा मैं आपको अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, आप इसे जल्द से जल्द कॉपी कर लीजिए। पहला सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सिंगल मेथड लगा लेंगे, जिसका जो बेस्ट होगा उसका हम प्रयोग करते हुए आगे। जरा मैं एग्जाम मेथड पे आपको 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करा देता हूं, ताकि ये मेथड आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि वास्तव में इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि जिन मित्रों का थोड़ा टेबल या कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा उनके लिए बड़ा फायदे का काम रहेगा। तो फायदा हो, ये अच्छी बात। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, अब अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका लेता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया मेरे भाई कि 20 24 30 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब चलिए पहले 2 को देखें। तो अगर मैं बात करता हूं, अब आपकी मर्जी, चाहे आप डिवीजन मेथड लगाओ चाहे एग्जामिनेशन मेथड लगाओ, मैं एग्जाम मेथड की चर्चा कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 15 गुणे n बटे 10 और 12 को मेहमान की तरह बैठा दो। आपको 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जो भी नंबर आए उस 10 और 12 दोनों से कट जाए। तो बोलो 15 का नंबर 15 नहीं, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 तिया 45 बिल्कुल नहीं। तो बोलो 15 चौक 60, ये आंसर हो गया आपका। मेरे भाई ऐसे इसको देखो, इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है आपको? 30, 30 गुणे n बटे लिख लोगे 20, और यहां से आपके पास ये 24 आएगा। तो 20 और 24 हो गया। तो यहां पे गौर करिए, तो 3 चौक 120 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसे लगाना होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, 5 की बात करता हूँ, तो ये 4 और 5 मैं आपको 2 होमवर्क दे देता हूँ, इससे आप कोशिश करना और भाग विधि से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट यानी 5वें पे डिस्कस करूंगा कि वास्तव में 5 नंबर का प्रश्न आप कैसे करोगे। अगर मैं 5वां प्रश्न लेता हूं, अच्छा दोनों हमने आपको होमवर्क दे दिया, 4 और 5 आपका है, 4 और 5 ये होमवर्क होगा। और 6 नंबर से मैं समझाना शुरू करूंगा। 6वें में है 2.4, 0.36 और 0.045 का एलसीएम क्या निकलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसे कहते हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना। जब आप सबको दशमलव संख्याओं के एलसीएम निकालना हो तो एक तो तरीका एक सारा हम फ्रैक्शन में बदल दें, यानी हम इसको 24/10, 36/100, 45/1000 लिख करके अंशों का लासा बटे हरों का मासा कर लें। छोड़िए ना, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर वैसे जवाब की बात करता हूं तो मैं आपको एक प्यारा सा तरीका सिखाने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। क्या करना आप लोग, जितनी दशमलव संख्याएं हैं दशमलव नहीं है यह मानते हुए इनको परफेक्ट नंबर समझ लेना। तो 24, 36, 45। अब आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लेना मेरे भाई।
जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2 तो ये 12 18, 2 से 45 नहीं कटेगा तो इसे आप ऐसे ही उतार लीजिएगा, 45 हो जाएगा। फिर अगर मैंने 2 से काट दिया तो 2 छक 12, 2 9 18, 45 नहीं कटा, रहने दो, लेकिन अब तो कटेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 15 45। एक बार फिर 3 से काट सकते हो तो 2 1 5, इसलिए यहाँ पे एलसीएम बराबर ये सारे डिवाइजर ले लें आप, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यहाँ से 2 गुणे 5 होगा, बराबर देखो 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दहा में 360 आ गया। यानी मैं क्या समझा रहा था कि जब आपको दशमलव संख्या मिलेंगी तो उनको पूर्णांक समझ के एलसीएम निकाल लेना है, लेकिन आपके नंबर कैसे हैं, दशमलव वाले मेरे भाई। तो अब देखो राइट हैंड से यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पे कितने अंक पर है, 1 अंक पर। तो कहना कि इसलिए अभीष्ट एलसीएम या अभीष्ट लसा यानी रिक्वायर्ड आंसर। तो अब यहां पे आप देखो 360 यहां आपने ऐसे लिख दिया। इस 360 के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सबसे कम अंक पे दशमलव लाके यहां पे लगा दो, करेक्ट आंसर 36 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि दशमलव संख्याओं के एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्टली आप लोग एलसीएम निकाल लेना। दाहिनी तरफ से, दाहिना ये है मेरा, तो दाहिनी तरफ से जहां सबसे कम अंक पे दशमलव लगा होगा उस निकले एलसीएम में आप भी दाहिनी तरफ से दशमलव लगा देना, यही आपका करेक्ट आंसर है और ये कभी आपका गलत नहीं हो सकता। अब जरा मैं आगे की बात करूंगा आपसे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7वां मुझे आपको होमवर्क दे देना चाहिए। 7वां क्वेश्चन आप लोग खुद लगाओगे, लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दे दीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से है, तो अभी आज मैं शुरुआत कर रहा था तो इतना ही करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 से कल आप लोग सीखोगे भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालना, पावर इत्यादि सारे काम हम आगे करेंगे। आज इतना ही करता हूं, थैंक यू।